नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सुनील शुक्ला जी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। उनका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन। लगातार राजनीतिक घटनाक्रम देश में विभिन्न तरह से सामने आ रही हैं और अभी 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, बहुत सारे परिणाम, कुछ परिणाम ऐसे थे जो अनुमान पर आधारित थे, कुछ परिणाम अप्रत्याशित थे। जैसे खास तौर से तमिलनाडु की बात करें, तो तमिलनाडु पिछले 60 वर्षों से लगभग द्रविड़ राजनीति हावी रही है और कभी डीएमके, कभी एआईडीएमके वहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जिस तरह से परिणाम सामने आए, एक नई उम्र के, एक जो वहाँ के फिल्म स्टार हैं, थलापति विजय के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उन्होंने सत्ता प्राप्त की है। तो ऐसे में विजय की सेरेमनी भी हो गई है, शपथ ग्रहण भी हो गया है। लेकिन जिस तरह से पूरा वहाँ का राजनीतिक जो वातावरण है, वह एक बदलता दिखाई देता है। उससे क्या पूरी जो राजनीतिक जो परिभाषा थी, जो राजनीतिक परंपराएं थी, क्या बदलेंगी? क्योंकि जैन जी जिसके बारे में लगातार नेपाल में जब घटनाएं घटी, उसके बाद जैन जी की बात लगातार होती रही है। क्या युवाओं का जो राजनीतिक नजरिया है वह बदला है? क्या जो परंपरागत राजनीति उससे वह विमुख हुआ है? तमाम बातें इस पूरे घटनाक्रम में तमिलनाडु को लेकर की जा रही है। तो सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो तमाम घटनाक्रम हुए हैं, खासतौर तमिलनाडु की बात करें और थलापति विजय जिस तरह से शपथ ग्रहण के अंदर दिखाई दिए, मतलब एक तरह से पूरा आभामंडल उन्होंने अपने ऊपर केंद्रित कर दिया। तो जो राजनीतिक जो बदलाव तमिलनाडु के अंदर हुआ है, राजनीतिक विचार का जो बदलाव हमें देखने को मिला है, वह आने वाले समय के लिए क्या दिशा और दशा तय कर रहा है तमिलनाडु के साथ? पूरे देश की राजनीति पर उसका क्या प्रभाव आप देख पाते हैं? पूरे इस पूरे घटनाक्रम जिस तरह तमिलनाडु की राजनीति में दिखाई दिया, क्या लगता है आपको? धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, राजनीति में या राजनीतिक दलों के द्वारा या नए राजनीतिक दलों के उदय से जो नयापन आता है वो लोगों को आकर्षित करता है। अगर उनमें लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के आश्वासन हो, बेहतर गवर्नेंस का वायदा हो, लोगों के जो समस्याएं हैं उनके समाधान का आश्वासन हो, तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। या और केवल आज का विषय नहीं है। थलपति विजय के साथ तो एक प्लस पॉइंट है कि वो एक मशहूर फिल्म अभिनेता हैं तमिल फिल्म जगत के, काफ़ी ख्याति उनकी है। एक फिल्म के माध्यम से उनकी बहुत ही ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, उनके चाहने वालों की संख्या बहुत अच्छी है। उन्होंने उनकी एक छवि पूरे तमिलनाडु में बहुत बेहतर छवि बनी हुई है उनकी। इनके अलावा जो केवल राजनीति से, आंदोलनों से निकले हुए राजनेता होते हैं, जब कोई नयापन लेकर के आते हैं तो लोग उनको समर्थन देते हैं, समर्थन देने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये केवल आज और कल की बात नहीं है। आप याद कीजिए कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी असम गण परिषद। असम में उन्होंने जबरदस्त आंदोलन चलाया और बहुत ही कम समय में वो सत्ता में आ गए। प्रफुल्ल महंतो साहब मुख्यमंत्री बन गए, अगर आपको याद हो। बहुत असम के लोगों ने उनको समर्थन दिया। वह इसे घुसपैठ को लेकर के, बाहरी लोगों के या वहाँ आकर के बसने को लेकर के, तमाम तरह के मुद्दों को, सामाजिक आर्थिक मुद्दों को लेकर उन्होंने आंदोलन चलाया और बहुत ही कम समय में ही राज्य की जनता ने उनको सत्ता सौंप दिया। लेकिन जब शिकायतें बढ़ी तो आज देख लीजिए कि स्थिति क्या हो गई है असम गण परिषद की। वो एक तरह से पूरी तरह से निर्भर हो गई है भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है पूरे असम में। हाल के दिनों में आप याद कीजिए, अभी 2012-13 में जब ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन चला, अरविंद केजरीवाल साहब आंदोलन लेकर के आए। उसमें जबरदस्त तरीके से लोगों ने आंदोलन में अपनी भागीदारी की और बड़े पैमाने पर उस आंदोलन को समर्थन नहीं मिला। लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में लगातार 24 घंटे अनशन पर बैठे रहे और मसाल जुलूस और कितने कितने कार्यक्रम चले और पूरा देश आंदोलित हो गया। और आप याद कीजिए कि एक एनजीओ से शुरू करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली के नागरिकों ने उनको जबरदस्त समर्थन दिया और एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे शीला दीक्षित, उनको लोगों ने लगातार सत्ता सौंपी, बावजूद इसके उनको खारिज कर दिया और अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ गए और कांग्रेस उस समय सत्ता से बाहर हुई, आज तक दिल्ली में सत्ता से बाहर है। लेकिन जब उनको लेकर के भी एक तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, सफलतापूर्वक कोशिश कर दी गई कि वो भ्रष्ट हैं, परंपरागत तरीके से ही राजनीति करते हैं, उन्होंने भी जो रास्ता अख्तियार कर लिया
कि अपने दल के कार्यकर्ताओं को छोड़ करके बाहर के लोगों को, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को वो राज्यसभा भेजने लगे। जो उनके उस पूरे आंदोलन के, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के जो प्रमुख लोग थे उनको इन्होंने किनारे कर दिया। तो लोगों की उनके मन में नाराजगी बढ़ी और सत्ता से बाहर हो गए। तमाम कोशिशों के बावजूद सत्ता से बाहर हो गए। और पंजाब में एक नई जरूर उनको सफलता मिली, लेकिन उसके भी पीछे आप देखिए कि वहाँ के 7 सांसद, राज्यसभा के सांसद पार्टी छोड़ के चले गए। तो नएपन को समर्थन मिलता है, नए आश्वासन को समर्थन मिलता है, नई सोच के प्रति के लोग पीछे खड़े होते हो, चाहते हैं कि बदलाव हो। वो चाहते हैं कि उनके जीवन में तब्दीलियां आवे और एक गुणात्मक परिवर्तन दिखाई पड़े। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। वही थलपति विजय के साथ है। थलपति विजय का, और थलपति विजय कोई पहले उदाहरण नहीं है। आप याद कीजिए कि एमजी रामचंद्रन साहब का उदय भी ऐसे ही हुआ था। एक बड़े मशहूर फिल्म अभिनेता थे वो, और राजनीति में आए, डीएमके जो एक प्रमुख पार्टी थी उससे अलग हुए, एआईडीएमके उन्होंने एक पार्टी बनाई और बहुत जबरदस्त समर्थन मिला। फिर जयललिता जी एक फ्रेश चेहरा एआईडीएमके में नहीं, उन्होंने एआईडीएमके को लंबे समय तक नेतृत्व दिया। कई बार लगातार उनको सत्ता सौंपी लोगों ने, डीएमके के लोगों ने, तमिलनाडु के लोगों ने डीएमके को सत्ता से बाहर किया। जबकि एम करुणानिधि बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं तमिलनाडु के। तो एमजी रामचंद्रन में लोगों ने एक नयापन देखा और उनको स्वीकार किया और उनको सत्ता दी। फिर अब थलपति विजय सामने आए हैं, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। 2024 में उन्होंने पार्टी बनाई और 2026 में सत्ता में आ गए। व्यापक जन समर्थन उनको मिला, क्योंकि जिस तरह की राजनीति करने का इन्होंने आश्वासन दिया, जिस तरीके की बात, जिस तरीके के गवर्नेंस की बात वो कर रहे हैं, एक उनकी अपनी लोकप्रियता है ही है। इस कारण से इस तरह की उनको सफलता मिली। और ये सही है कि अगर आप नएपन की बात करेंगे, लोगों की समस्याओं से आप जुड़ेंगे, उन समस्याओं के समाधान की बात करेंगे, तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। और यह परंपरागत राजनीति करने वाले जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए भी एक संदेश है कि अगर आप अपने आप को केवल दोहराते रहेंगे, आप में नयापन कुछ भी नहीं हो, लोगों के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए के तथ्य आपके पास नहीं होंगे, तो आप खारिज कर दिए जाएंगे। इसलिए दोहराव को रोकने की आवश्यकता है। लोगों की समस्याओं के प्रति एक सकारात्मक और एक मौलिक दृष्टिकोण के साथ अगर आप सामने आएंगे, तभी लोग आपके साथ खड़े होंगे। जी बिल्कुल ठीक बात कही। अगर सही सार्थक परिवर्तन की या मौलिक परिवर्तन जैसा आपने बात कही है, बड़े महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात और है कि जो राहुल गांधी, जो लोकसभा विपक्ष के नेता है, जिस तरह से विजय के साथ दिखाई दिए और डीएमके के साथ जो उनका गठबंधन था, बहुत सारी चर्चा उस पर हुई, लेकिन जो विजय के साथ जो बॉन्डिंग दिखाई दी उनकी, जो आपस में उनका एक ऐसा दिखाई दिया, पता नहीं कितने वर्षों पुराना उनका संबंध है, और एक आत्मीयता, एक सौहार्द, एक अलग तरह की परिभाषा गढ़ रहा था। तो उसका जो राजनीतिक संदेश है वह कितने मायने रखते हैं। और एक सेल्फी जिस तरह से विजय ने मंच पर ली, वह भी बड़ी वायरल हुई है, और उस पर भी विवाद हुआ कि जो रील थी, जो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फेसबुक पे, तमाम सोशल साइट पे लाखों करोड़ों में पहुंच गई थी, उसके व्यूज, उस पर भी कहीं ना कहीं बंदिश लगाने का काम भी हुआ। तो ऐसे में पूरा इस जो परिदृश्य था मंच पर राहुल और विजय की जो बॉन्डिंग थी, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं, और इस पर क्या अनावश्यक विवाद पैदा हुआ कि वो रील को उसको बैन किया गया कुछ घंटों के लिए, दोबारा से फिर सार्वजनिक किया गया मेटा के द्वारा, उस पर क्या लगता है? देखिए, इन हथकंडों से किसी की लोकप्रियता घटती नहीं है। राहुल गांधी भी आज के दौर में युवा वर्ग के प्रतिनिधि हैं, युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं वो, और उनकी उपलब्धि तो भी है कि उनको तमाम तरीकों से अविश्वसनीय बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक व्यापक पैमाने पर बहुत ही संगठित तरीके से, सुनियोजित तरीके से उनको अविश्वसनीय बनाया, या उनको जनता के बीच में खारिज कर दिए जाने के तमाम अभियान चले। इन सभी अभियानों को परास्त करके राहुल गांधी ने अपनी लोकप्रियता साबित की है। लोगों के बीच में उन्होंने अपने आप अपनी जन स्वीकृति को बढ़ाया है। और वो ऐसा भी नहीं है कि अनायास है, लोग किसी ने यूं ही उनको मान लिया। उसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने राजनीतिक अभियान चलाए, अपने
अपने आप को लोगों के बीच में उपस्थित रखा, लोगों की समस्याओं से जुड़ने की कोशिश की, लोगों की समस्याओं के साथ को सभी मंचों पर उठाने का प्रयास किया, एक संघर्षशील नेता के रूप में दिखाई पड़ा। और उसमें सबसे बड़ा एक परिवर्तनकारी एक घटनाक्रम मानता हूँ उनका भारत जोड़ो यात्रा, जो उन्होंने शुरू की कन्याकुमारी से श्रीनगर तक वो गए। वो बहुत बड़ा उसको एक घटनाक्रम मानता हूँ। सफलतापूर्वक उसमें वो शामिल हुए और उसका उन्होंने सफलतापूर्वक उस पूरे अभियान को पूरा किया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भागीदारी की। तो ये स्थिति तो बनी उनके साथ, इससे आप वो नहीं कर सकते। और इसी कारण से उनकी लोकप्रियता बढ़ी। विजय के साथ उनका आना, थलपति विजय के साथ तमिलनाडु में उनका आना, मैं ये नहीं मानता कि तमिलनाडु में डीएमके को धोखा देना या एक जानबूझकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के अब विश्वसनीयता को घटाने के लिए देश के अन्य हिस्सों में। ऐसा नहीं है। अगर अगर कांग्रेस या डीएमके के अन्य सहयोगी दल, वामपंथी दल, टीवी के, वीसी के और कांग्रेस समर्थन नहीं देते तो फिर वही प्रक्रिया पूरी हो जाती जिसमें राहुल गांधी एआईडीएमके को तोड़ करके सत्ता हासिल करने की बात की जा रही थी और एआईडीएमके का सत्ता में आना, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना। या अगर ये निष्क्रियता बनी रहती तो जो जिस तरह की कोशिश चल रही थी वो कोशिश पूरी होती या राज्य दोबारा से चुनाव में जाता। अगर राज्य दोबारा से चुनाव में जाता वो भी राज्य के हित में नहीं था और भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान में सफल हो जाती, वो भी राज्य के हित में नहीं था। तो राज्य की जो जरूरत है, और राहुल गांधी या वामपंथी दल किसी ऐसे दल के साथ खड़े नहीं हुए जो विचारधारा के स्तर पर उनका विरोधी हो। अगर कांग्रेस के लोग एआईडीएमके की सरकार बनवा देते तो आपत्ति उठती कि एआईडीएमके जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ दल है, उसका गठबंधन है एआईडीएमके का बीजेपी के साथ, फिर आप क्यों सरकार बनवा रहे हैं? हालांकि डीएमके भी कांग्रेस के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में शामिल रह चुके हैं। ममता बनर्जी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हो चुके हैं। लेकिन आज के राजनीति में कम से कम जो सांप्रदायिकता की राजनीति है उसके खिलाफ है, समाज में विभाजन करने की जो राजनीति है उसके वो खिलाफ है। इस कारण से लोग करुणानिधि के साथ खड़े हैं। करुणानिधि के साथ खड़ा होना और खड़े साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद थलपति विजय की सरकार बनवाने का कतई मतलब ये नहीं है कि वो डीएमके की राजनीति से अपने आप को अलग कर लेना। ये मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने की या भारतीय जनता पार्टी समर्थित ताकतों को रोकने के लिए जो आवश्यक था वह कांग्रेस ने किया। और इसलिए तमिलनाडु की जनता में भी कांग्रेस के इस निर्णय का विरोध नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि लोगों ने विरोध किया कि नहीं कांग्रेस ने क्या निर्णय कर लिया। ये बीजेपी नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस ने धोखा दे दिया डीएमके को। अरे बीजेपी बताओ ना, बीजेपी ने कितने लोगों को धोखा दिया? अकाली दल के साथ उसने क्या व्यवहार किया, जनता दल यूनाइटेड के साथ क्या व्यवहार कर रही है, या असम गण परिषद के साथ उसने क्या उनसा व्यवहार किया। असम में ही यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट जो है उसके साथ उसने क्या व्यवहार किया, महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी के साथ उसने क्या किया, तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं। तो वो शिवसेना के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, ये तो सबके सामने है। पार्टियों को तोड़ दिया, पार्टियों को कमजोर कर दिया, उनके लोगों को अपने साथ मिला लिया, क्या क्या नहीं किया इन्होंने अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए। और वो भारतीय जनता पार्टी अब ज्ञान दे रही है कि साहब कांग्रेस ने धोखा दे दिया डीएमके को। कहाँ भाई, डीएमके को यह समझौता तो चुनाव के पहले भी हो सकता था और कांग्रेस की तरफ से संकेत भी मिले थे। विजय की तरफ से भी संकेत मिले थे कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। तो ये कांग्रेस के लोग तो नहीं है। कांग्रेस मिलकर डीएमके के साथ चुनाव लड़ेगी, जो भी परिणाम आया हो, भले सत्ता से बाहर होगी लेकिन मिलकर चुनाव लड़े हो। अब बदली हुई राजनीतिक स्थितियों में या तो आप जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है उस राज्य में उसको सफल होने दें, या एक वैकल्पिक राजनीति का जो अभियान चल रहा है उसमें हाथ बटावें। कांग्रेस ने वो किया। तो वह यह जो आपसी सहयोग है वह विचारधारा के स्तर पर उसका कोई विरोध नहीं है, विचारधारा के स्तर पर कोई अंतर विरोध नहीं है।
का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। थलपति विजय भी सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, थलपति विजय ही सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करते हैं, थलपति विजय ही सांप्रदायिकता के विरोध की राजनीति करते हैं, थलपति विजय ही विकास की बात करते हैं, थलपति विजय लोगों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हैं, थलपति विजय लोक कल्याणकारी जो कार्यक्रम है उनको लागू करने की बात करते हैं। कांग्रेस भी वही करती है। अगर आपकी वैचारिक समानता है और कांग्रेस के साथ साथ अन्य दल भी जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से सहमत है, अगर वो टीवीके के साथ खड़े हो गए उनकी सरकार बनवाने में, तो मैं इसको कोई विचारधारा से हटना भी नहीं मानता और ये भी नहीं मानता कि डीएमके की राजनीति से अलग हट करके किस तरह की राजनीति हुई। या एक ऐसा कदम था जो जिसका स्वागत किया जाना चाहिए और उचित समय पर लिया गया निर्णय था। अगर इस निर्णय में विलंब किया जाता तो भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश थी एआईडीएमके को तोड़ करके एआईडीएमके को मिला के डीएमके को या अन्य राजनीतिक दलों को इधर उधर करके एक ऐसी सत्ता बना दिया जाए जिसमें डीएमके प्रमुख हो जाए, एआईडीएमके प्रमुख हो जाए, वो उचित नहीं होता। जी जी बिल्कुल, बहुत सही आपने बताया कि किस तरह से जो जरूरी क्या है कि तमिलनाडु के लिए दृष्टिकोण से जिस तरह से विजय का समर्थन किया गया कांग्रेस के द्वारा और दूसरी पार्टी के द्वारा, जिससे बहुमत का उनका आंकड़े जुटे। अच्छा, अगर साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, उसमें चाहे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरल है, तो तमाम जो प्रदेश हैं उसमें दक्षिण भारत के, उसमें कांग्रेस का विस्तार हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। केरल में सरकार उनकी आ गई है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, अब डीएमके के साथ पहले भी थी और अब सरकार में शामिल इस बार विजय के साथ हो रही है। ऐसे में जो दक्षिण भारत की राजनीति का जो पूरा ट्रेंड है, जो वहाँ की जो राजनीतिक एक तरह से परंपरा है या राजनीतिक जो उत्तर भारत की तुलना में हम बात करें, तो वहां से बीजेपी के लिए क्या खतरा और बढ़ गया है। और साथ ही आंध्र प्रदेश में केवल एक बात ऐसा प्रदेश है बीजेपी का जो वहाँ सहयोगी दल के साथ उनकी सरकार है, तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीति भी कुछ संकट में आ सकती है। तो जिस तरह से पूरा दक्षिण भारत में कांग्रेस या उसके सहयोग का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसको किस तरह से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? अब म्यूट है। आंध्र प्रदेश में भी मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन नहीं देखता। आंध्र प्रदेश की जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है उस तरह का जन समर्थन उसको उस तरह के सोच के लोग आंध्र प्रदेश में नहीं है। ध्रुवीकरण के आधार पर आप आंध्र प्रदेश में जगह नहीं बना सकते। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई असर नहीं है आंध्र प्रदेश में, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू साहस कर पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में रहने का। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जब असर पड़ना शुरू हो जाएगा और जो समाज के विभिन्न वर्गों में नाराजगी बढ़ेगी बीजेपी को लेकर के, फिर चंद्रबाबू नायडू नहीं रह सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर के तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में कोई विरोध नहीं है, तब आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कोई असर नहीं है, इसलिए इनके ये अपना जन समर्थन लेकर दिल्ली में उसकी सरकार को चलवा रहे हैं और जो उनके अपने एजेंडे हैं उसको लागू कर रहे हैं। अन्यथा यह साहस करके तमिलनाडु में एआईडीएमके ने अपना हाथ देख लिया, क्या इसको स्थिति हो। बीजेपी का समर्थन देख करके जनता दल यस ने कर्नाटक में अपनी स्थिति देख ली, वो कहां चली गई, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। कोई ऐसा, ये आप देख लीजिए बीआरएस की स्थिति क्या बनी। बीआरएस ने भी संसद में विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, कहां है आज वो? एक बड़ी मजबूत पार्टी, तेलंगाना राज्य बनाने का श्रेय उनको दिया जाता है। केसी चंद्रशेखर राव को एक बड़े मजबूत नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा अर्जित हुई, संघर्षशील नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा अर्जित हुई, कहां चले गए? लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया। क्यों? अगर आप जनता से जुड़े हुए सवालों पर समझौतावादी हो जाएंगे या ऐसी राजनीति के पक्षधर हो जाएंगे जो आपके राज्य की जनता पसंद नहीं करती है, तो फिर आप नहीं टिक पाएंगे। आपके खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ेगा, आपके खिलाफ लोगों के मन में नाराजगी बढ़ेगी, और हुआ। तो कोई आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी राज्य में प्रवेश कर जाएगी, मैं इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं देखता। अभी दक्षिण के राज्यों में केवल कर्नाटक है जहां थोड़ी बहुत बीजेपी का असर है। उसने भी अपने जन समर्थन को विस्तार देने के लिए जनता दल यस का समर्थन प्राप्त किया था,
जनता दल एस का को सहयोगी बनाया। जनता दल एस की स्थिति क्या हो गई, देवेगौड़ा साहब की स्थिति क्या होगी, उनके परिवार की क्या स्थिति होगी, सबके सामने है। तो एआईडीएमके के माध्यम से तमिलनाडु में प्रवेश करने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने, लोगों ने खारिज कर दिया। कहीं कहीं कोई ताकत नहीं बची है, कहीं कोई जन समर्थन नहीं है, कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, लगातार कोशिश कर रहे हैं वो। एक तमिलनाडु के जो उनके पहले अभी हाल के दिनों में प्रदेश अध्यक्ष थे, जो जिन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, वो क्या स्थिति हुई, क्या बना, किस तरह का जन समर्थन मिला उनको। तो सवाल यह है ना कि अगर विचारधारा के स्तर पर लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए संकट है, फिर आप समर्थन हासिल नहीं कर सकते, तो स्थिति आपके पक्ष नहीं बन सकती है, दूर दूर तक नहीं बन सकती। वही उनके साथ है, हो रहा है। तो हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण के राज्यों में जन समर्थन हासिल करने के लिए जो उनकी अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति है, इससे अलग होना पड़ेगा। और ध्रुवीकरण की राजनीति से अगर होंगे तो जो हिंदी बेल्ट में उनका असर है वो कमजोर हो जाएगा। हिंदुत्व की राजनीति के साथ आप दक्षिण के राज्यों में अपना जनाधार नहीं बढ़ा सकते, वो स्थिति बनी हुई है। इसी और एक नई ताकत उभरी विजय के रूप में, थलपति विजय के रूप में तमिलनाडु में। उन्होंने भी क्या स्टैंड लिया आपके सामने। उन्होंने कहा कि वो विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को अपना विरोधी मानते हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता, किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो सकता। तो अन्नामलाई जैसा व्यक्ति तमिलनाडु में इनको कोई जगह नहीं दिलवा पाया। जनता दल एस के साथ मिलकर के भी कर्नाटक में अपने को बहुत मजबूत नहीं कर पाए। आंध्र प्रदेश में भी कोई जन स्वीकृति नहीं पड़ी है। वीआरएस जैसी पार्टी जो तेलंगाना राज्य बनाने का श्रेय जिसको जाता है, उसके भरोसे भी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की वो उपलब्धि नहीं हो पाई जिसके उसने उम्मीद पाल रखी थी। तो एक सामाजिक न्याय की या सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करने वाला क्षेत्र है और गवर्नेंस की बात करने वाला क्षेत्र है दक्षिण भारत के राज्य वहां वैकल्पिक राजनीति के माध्यम से ही अपना रास्ता बना सकते हैं, अपना जन समर्थन हासिल कर सकते हैं। अन्य कोई तौर तरीका कम से कम हाल फिलहाल सफल होने वाला नहीं है। जी ठीक बात है कि वैकल्पिक राजनीति का और जिस तरह से एक अलग तरह की जो उत्तर भारत की तुलना में बहुत अलग तरह की वहां की राजनीति है। अच्छा, कल एक भाषण बड़ा वायरल हुआ, प्रधानमंत्री मोदी कहा कि तेलंगाना गए हुए थे वहां पर वो, और रेवंत रेड्डी भी मंच पर थे। तो एक वीडियो क्लिप भाषण का एक अंश बड़ा वायरल हुआ जिसमें वह कह रहे हैं कि गुजरात में जितना हम देते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको भी उतना ही मिलेगा। तो मतलब एक तरह से जो मतलब प्रधानमंत्री तौर पर इस पूरे वक्तव्य को आप किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने एक तरह से ऑफर दिया रेवंत रेड्डी को, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जबकि सभी प्रदेश में एक समान नजरिया सरकार के लिए प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो गुजरात को हमने दिया आपको भी हम उतना दे देंगे। मतलब एक तरह से जो भेदभाव के आरोप विपक्ष लगाता है सरकार पर, क्या वह भी कहीं कहीं स्पष्ट होता है इस पूरे वक्तव्य के द्वारा। और एक सीएम को, दूसरी पार्टी के सीएम को, दूसरी पार्टी से जुड़े व्यक्ति को ये कहना कि आप हमसे जुड़ जाइए, ये क्या संकेत है, ये क्या दक्षिण भारत में राजनीति में जितना प्रभाव बीजेपी जमा नहीं पाई है इतनी प्रयास के बाद, उसका एक स्पष्ट आमंत्रण है कि आप हमसे जुड़िए। उस चीज को लेकर कहीं ना पीड़ा थी मन में, वो क्या ये स्वीकार करना है कि वो अपने मुद्दे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यह स्वीकार करना है कि भारतीय जनता पार्टी बिना सहयोगी के दक्षिण भारत में अपना विस्तार नहीं कर सकती, और यह भी स्वीकार करना है कि विपक्ष की जो राज्य सरकारें हैं उनके कामकाज में भारतीय केंद्र के बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो बाधा उत्पन्न करती है। वह अपनी सरकारों को, जो उसके अपने दल की सरकारें हैं विभिन्न राज्यों में, उसके प्रति उसका जो रवैया है वह विपक्षी दलों की सरकारों की तुलना में बहुत बेहतर है। वह उन्हीं सरकारों के साथ खड़े हैं जो उनकी अपनी सरकारें, उनकी अपनी पार्टी की सरकार है, ये स्वीकृति है। और रेवंत रेड्डी को सही को इस तरह से कहना, यानी कि रेवंत रेड्डी के द्वारा तेलंगाना में किए जा रहे कार्यों को स्वीकार करना है। आप ये मान रहे हैं कि एक गवर्नेंस के मुद्दे पर कांग्रेस की जो तेलंगाना की सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, उसके लिए आप कोई आलोचना का विषय आप नहीं बना पा रहे हैं। और आप ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि आपके तमाम विरोधों के बावजूद तेलंगाना की सरकार लोगों के बीच में पॉपुलर है और काम कर रही है।
इन 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 बयानों से उस राज्य सरकार को या उस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को कमजोर नहीं कर सकते या उसके बारे में कोई नकारात्मक भाव नहीं पैदा कर सकते, बल्कि उसके लीडरशिप को स्वीकार करना है। किसी कमजोर आदमी को, किसी अर्थहीन व्यक्ति को, किसी प्रभावहीन व्यक्ति को, जन समर्थन से पूरी तरह से अलग थलग पड़े व्यक्ति को आप क्यों ऑफर करेंगे कि भाई मेरी पार्टी में आप आ जाइए? यानी कि उस व्यक्ति के लीडरशिप में ताकत है, तभी तो आप कर रहे हैं। तो उस उनके नेतृत्व को स्वीकार करना है, उसकी राजनीतिक ताकत को स्वीकार करना है, और ये स्वीकार करना है कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में एक असरकारी, परिवर्तनकारी और जनहित की सरकार चला रहा है। इन वक्तव्यों से रेवंत रेड्डी की सरकार के ऊपर कोई विपरीत असर पड़ता हो, रेवंत रेड्डी की सरकार के बारे में कोई नकारात्मक क्षय बनती हो, ऐसा नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। और कार्यक्रम अंत में आते हैं कि दो मुख्यमंत्रियों की शपथ हुई, तो पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली, वहीं दूसरी तरफ थलपति विजय की शपथ हुई। दोनों समारोह सभी ने देखे और दोनों समारोह में एक बड़ा गूढ़ अंतर दिखाई दिया। जहाँ एक सादगी सौम्यता एक थलपति विजय के शपथ ग्रहण में दिखाई दी, उनके व्यक्तित्व में झलकती दिखाई दी, कितने शांत है, सरल है, सादगी उनके अंदर दिखाई देती थी। भाई अगर हम पश्चिम बंगाल की शपथ ग्रहण समारोह को देखें, वहाँ एक अलग तरह का नजारा था। तो अगर दोनों समारोह की तुलना करें, दोनों नेताओं की जो वहाँ पे उपस्थित नेता थे, मुख्यमंत्री सहित उनकी भाव भंगिमा की बात करें, उनकी तुलना करें, क्या स्पष्ट अंतर आपको दिखाई देता है? भारतीय जनता पार्टी के बारे में आम धारणा है कि वो हर कार्यक्रम को एक इवेंट के रूप में बदल देते हैं, एक बड़े आयोजन के रूप में बदल देते हैं। उसका वो उस आयोजन के माध्यम से ही राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करते हैं। उसी रास्ते पर चलती हुई दिखाई पड़ी है पश्चिम बंगाल में सरकार का शपथ ग्रहण। भाई जो प्रधानमंत्री जी लोगों से को अपील कर रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार की पूलिंग करें, तो इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं दिखाई पड़ रहा था ये कि एक ही राज्य से कितने कितने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज उड़ करके जा रहे हैं वहां। इतने बड़े पूरे देश भर के लोगों को वहां इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? आप अगर देश संकट में है, ऊर्जा का संकट देश के सामने है, तो आप अपने कार्यों से, अपने गतिविधियों से भी तो उदाहरण पेश करेंगे। सरकारों का शपथ ग्रहण तो राजभवन में हो जाता रहा है, इतने बड़े जलसे तो नहीं होते रहे, सब हुआ वहां। तो अगर और अब इतने बड़े आयोजन के बाद आप लोगों को नसीहत देंगे कि अपने जीवन को संयमित करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, सोना न खरीदें, इसका असर पड़ने वाला है क्या? फिर आप देश स्वीकार कर रहे हैं ना कि आप संकट के समय देश को संभालने में आप विफल रहे हैं, अन्यथा आप एक उदाहरण प्रस्तुत करते। पश्चिम बंगाल जो तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु में भी तो इंडिया दल समूह के तमाम मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री इकट्ठे हो सकते थे वहां। हिमाचल के मुख्यमंत्री जा सकते थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जा सकते थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जा सकते थे, तमाम मुख्यमंत्रियों को बुला सकते थे वो। ये आपके हेमंत सोरेन को बुला सकते थे। अभी तुरंत हारी हुई मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनको बुला सकते थे। एक बड़ा सा हवा डावा तो भी क्रिएट कर सकते थे वहां। लेकिन ठीक है, एक स्टेडियम में लोग इकट्ठे हुए, अपना आए, राज्य के ही लोग हैं, बाहर के लोगों में एक राहुल गांधी को उन्होंने बुलाया, एक हो गई अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। तो ये, और दूसरी चीज की जो साउथ की राजनीति है, साउथ के राज्यों में इस तरह का जो वैभव का प्रदर्शन वो लोग बहुत पसंद नहीं करते। वो एक उनकी अपनी जीवन शैली है। वहां भी फिल्म अभिनेताओं का बड़ा जोर रहा है। अब याद कीजिए कि एनटी रामाराव साहब का जब अभ्युदय हुआ था आंध्र प्रदेश में, तो किस तरह की उनके बारे में एक माहौल बनता था, बड़े जोश खरोश के साथ बड़े हाई प्रोफाइल कार्यक्रम होते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को समेटा, और आज स्थिति है कि आज भी उनकी पार्टी टीडीपी बची हुई है। उनकी पार्टी को नष्ट करने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किए गए थे। आप लोगों के साथ इस तरह के आयोजनों से नहीं जुड़ सकते, और इस तरह के आप आयोजन करेंगे और तमाम तरह के निषेध की बात करेंगे, तो आपकी बात का असर भी नहीं होगा। जो जिस तरह की राजनीति करती है बीजेपी, उस तरह की राजनीति करती हुई नजर आई हो। इवेंट, हर चीज में इनको इवेंट बनाना है। मैंने जिस पार्टी की सरकार
सफाई अभियान में झाड़ू लगाने के कार्यक्रम का भी इवेंट बना देती हो, उसका भी फोटो खींचना है, तो आप क्या सोच सकते हैं? तो बंगाल की जीत को ये भुनाने की कोशिश है, लोगों के बीच में एक संदेश देने की कोशिश है कि एक ऐसा राज्य जिसमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई थी स्वतंत्र भारत में, उसके पहले तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना चुकी है बंगाल में, जो बाकी लोगों की आलोचना करती है। तब मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी नहीं थी, क्योंकि बीजेपी उसमें साथ थी। तो इस तरह की बात है, एक अपना इनके वक्तव्यों में इस तरह के कंट्राडिक्शंस होते हैं, वो वही स्थिति है। तो पश्चिम बंगाल का जो शपथ ग्रहण था वह भारतीय जनता पार्टी के चिरपरिचित कार्यशैली का उदाहरण है। इस बात का उदाहरण है कि बीजेपी को भले कुछ हो चाहे न हो, इवेंट बनाना आता है, प्रचार करना आता है, बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं अखबारों में, रोज छपते हैं, आप खुद भी देखते होंगे, रोज छपते हैं, एक पन्ने के अखबार, दो पन्ने के अखबार के विज्ञापन। इस पे रोक नहीं लगनी चाहिए, यह निरर्थक का खर्चा नहीं है। आप सरकार जो करे वह उसका समर्थन होना चाहिए, आम आदमी जो करे तो उस पर रोक लगनी चाहिए। और यह बात जब आपका चुनाव का दौर रहेगा तब आप इस तरह की बात नहीं करेंगे, जनता को आगाह नहीं करेंगे। चुनावी हित आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन सरकार है ये? चुनावी हित देख करके, दलीय हित देख करके संदेश देने वाली सरकार, वह जनहित की सरकार कैसे हो सकती है? जिस चीज की जब जरूरत है उससे आपको राजनीतिक लाभ हो रहा है और ना हो रहा हो, आपको देश की जनता को आगाह करना होता है, तभी आप सरकार हैं और तभी आप नेता हैं। इससे अलग अगर जो आप अगर आपकी कार्यशैली है तो फिर केवल और केवल आप अपने दलीय हित को देखते हैं, और दलीय हित को प्राथमिकता देने वाली सरकार या व्यक्ति राष्ट्रहित को प्राथमिकता नहीं दे सकता, संभव नहीं है। जी ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि किस तरह से जो पूरा राजनीतिक संदेश देने की जो कवायद रहती है, चाहे इवेंट के माध्यम से हो, रैली के माध्यम से हो, वह अलग ही तरह की राजनीति का उनका एक तरीका है। लेकिन फिजूल खर्ची की जहाँ तक बात संदेश दे रहे थे कि भाई पेट्रोल बचाओ, ईंधन बचाओ और बाहर घूमना बंद करो, ऐसे में आप खुद 100 गाड़ियों काफिले से अगर आपके पार्टी के लोग निकलते हैं, सरकारें निकलती हैं, तो वह क्या है? तो क्या सारा जो नैतिकता का पार्ट है आम जनता के लिए, क्या सरकार ने सारी जिम्मेदारी आम जनता के कंधों पर डाल दी है? सरकार के प्रति क्या जिम्मेदारी है? क्या कार्य योजना इस पूरे संकट से निकलने के लिए? बड़े सवाल है। लेकिन जिससे पूरी राजनीति इसमें देश में दिशा और दशा उसकी दिखाई देती है, वह बड़े एक कहीं संदेश भी देती है, उसके अंदर बड़े सारे नितार्थ भी छिपे हुए हैं, और आपने बड़े विस्तार से पूरे विषय को समझाया भी, बताया भी है, और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों को समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। साथ ही आग्रह हो रहा है, कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से पता चलता है हमारी चर्चा कैसी लग रही है। आपको सुझाव देना चाहते हो वह भी दीजिए, क्योंकि आपको सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उन्हें आग्रह कि हमारे चैनल संवाद इंडिया का यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दो, साथ ही हमारे चैनल सभी अपनों को भी जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग से हम आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।